नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर सीरीज़ है उसका 79वां लेक्चर है ये। आज के इस लेक्चर में संविधान का भाग 14 जिसमें आर्टिकल 308 से 323 तक है, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस भाग का नाम है लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर सीरीज़ है, इसे ज़रूर देखिएगा। इस भाग के अंदर संविधान के भाग 14 के अंदर 2 अध्याय हैं। एक तो लोक सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जो लोक सेवाएं हैं उन्हें आपको पढ़ना है, और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग पढ़नी है, और इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहला अध्याय आज शुरू करेंगे लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज, जिसका जिक्र आर्टिकल 308 से 315 तक किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपने संविधान का भाग 13 पढ़ा हुआ था जिसमें आर्टिकल 301 से 307 तक थे, और आज हम भाग 14 की शुरुआत करने वाले हैं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं और संघ और राज्य की जो लोक सेवा आयोग है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर भारतीय संविधान आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस ई बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट पर अब उपलब्ध हो चुकी है www.shrieducation.in पर। यहाँ पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज। नाम से ही आपको पता लग रहा है, लोक सेवाएं। लोक मतलब जनता, जनता को सेवा प्रदान करने वाली जो सेवाएं हैं, जो नौकरियां हैं, उन्हें लोक सेवाएं कहा जाता है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत में लोक सेवाएं हैं ये ब्रिटिश काल से ही हैं, अर्थात लोक सेवाओं का जन्म ब्रिटिश काल में ही हुआ था। भारत में लोक सेवाओं को 3 भागों में हम पढ़ सकते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस हैं। इसके अलावा केंद्र के अधीन कुछ सेवाएं हैं, जैसे भारतीय कस्टम एवं एक्साइज सेवा, आयकर अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर, और भारतीय डाक सेवा इत्यादि। और इसी प्रकार राज्य सेवाएं, राज्य के अधीन जो लोक सेवाएं हैं, जैसे राज्य सिविल सेवा जिसमें एसडीएम आ जाते हैं, और राज्य न्यायिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, ये सभी जो सेवाएं हैं राज्य के अधीन आती हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आखिर लोक सेवकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे भारत में लोक सेवकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हम आप जानते ही हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें ये विधि बनाती है ना, और विधि के अनुसार प्रशासन को चलाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ती है। और इन लोक सेवकों की मदद से ही सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जनता तक पहुंचती हैं दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं लोक सेवक जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, सरकार और जनता के बीच की कड़ी का कार्य कौन करते हैं, लोक सेवक करते हैं। इसी कारण से लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला इससे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 में लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। आखिर क्या लिखा गया है आर्टिकल 309 में। हमारे मूल संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ था, लोक सेवकों का जो रिक्रूटमेंट है, अर्थात लोक सेवकों की जो नियुक्ति है, अर्थात जो भर्ती है, और इनसे संबंधित जो सेवा शर्तें हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल को दिया गया था। अर्थात जो केंद्र के अधीन जो लोक सेवक हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या है, ये कानून बनाएगी संसद। संसद कानून बनाकर तय करेगी। और जो राज्य के अधीन लोक सेवाएं हैं उन पर कानून बनाएगी राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करेगी। लेकिन इसके साथ ये भी लिख दिया गया था, जब तक संसद और राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाते हैं तब तक ये अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया जाता है। अर्थात केंद्र के अधीन जो लोक सेवाएं हैं उनके जो भर्ती, नियुक्ति, जो सेवा शर्तें हैं कैसे होंगी, ये राष्ट्रपति तय करेंगे। जब तक संसद कानून नहीं बना लेती तब तक, याद रखेंगे आप। और इसी प्रकार राज्यों के लिए राज्यपाल को यह अधिकार दे दिया गया था। और वर्तमान की सिचुएशन तो आप जानते ही हैं।
वर्तमान में जो लोक सेवक हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है? जो लोक सेवा आयोग है इन्हीं के द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं और परीक्षाओं में जो सफल होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो आर्टिकल 309 तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 310। आर्टिकल 310 में लोक सेवकों के कार्यकाल की बात की गई है कि लोक सेवकों का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, कैसा होगा, इस बात को आर्टिकल 310 में लिखा गया है। आर्टिकल 310 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के सभी लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जबकि राज्य सरकार के अधीन जो लोक सेवक आते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पर अपना पद धारण करेंगे। भले ही यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे ये व्याख्या की गई है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे निकाल दें। नहीं, अब ये कैसे निकाले जाते हैं, इनको अपने पद से कैसे हटाया जाता है, इस बात का जिक्र आर्टिकल 311 में किया गया है। बस ये जानिए आर्टिकल 310 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के अधीन जो लोक सेवक हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति को अधिकार है उन्हें निष्कासित करने का, या राष्ट्रपति किसी को ये अधिकार दे सकते हैं उन्हें निष्कासित करने का। लेकिन निष्कासित करने का भी एक रीज़न होना चाहिए, पद से हटाने का भी एक रीज़न होना चाहिए, उसका जिक्र आर्टिकल 311 में हम करेंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ अधिकारी जो होते हैं वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं। इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इन्हें संविधान में कुछ विशेष प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हालांकि ये भी लगभग लोक सेवकों की ही श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं। इन्हें पद से हटाने के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, वो ऑलरेडी आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चैप्टर में पढ़ा होगा। कैग जब आपको पढ़ाया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तब आपको बताया था, और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपको निर्वाचन आयोग वाले चैप्टर में बताया गया था। अब इसके बाद आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 में लोक सेवकों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 311 में 2 क्लॉज हैं। आर्टिकल 311 का जो पहला क्लॉज है ये कहता है कि कोई भी लोक सेवक अपने नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी अधिकारी द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता। बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 311 में के पहले क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी लोक सेवक को पद से हटाना है तो ये अधिकार उसे है जो उस लोक सेवक के पद के बराबर हैसियत रखता हो या उससे ऊंची पोस्ट रखता हो। ये अधिकार उसे बिल्कुल नहीं है कि जो जूनियर कोई अधिकारी हो और वो अपने सीनियर अधिकारी को पद से हटा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही लिखा हुआ आर्टिकल 311 में के पहले क्लॉज में। और आर्टिकल 311 के दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि किसी सिविल सेवक को ऐसी जांच के बाद ही पद से हटाया जा सकता है जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का भी पूरा अवसर दे दिया गया हो। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 311 के दूसरे क्लॉज में। जिस लोक सेवक को हटाना है उस पर जांच होगी कि आखिर उसका जो गुनाह है वो सही है या नहीं, और उस पर जो आरोप लगे हुए हैं उसे सूचना दे देनी पड़ेगी कि आप पर ये आरोप लगे हैं, और आपको अधिकार दिया जाता है कि इसकी सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी तरफ से जो भी कहना चाहें या जो भी सफाई देना चाहें वो सफाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों नोट लिख लीजिएगा, एक नोट बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि कई बार सुनवाई का अवसर इन्हें प्रदान नहीं किया जाता। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये लग जाए कि आरोपों की जांच करवाना देश के हित में नहीं है तो वो आरोपों की जांच नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट इन्हें निष्कासित कर देते हैं। वो कुछ स्पेशल मामले होते हैं, अगर इन पर आरोप कोई गंभीर आरोप लगा होता है तब। तो ये है आर्टिकल 311, लोक सेवकों को पद से कैसे हटाया जाएगा। पहली बात ये है कि अगर किसी अधिकारी जो लोक सेवक है उसे हटाना है तो उसका जूनियर उसे नहीं हटा सकता है, उसे हटा सकता है उसकी रैंक का या उससे सीनियर कोई हटा सकता है। और दूसरे क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि
उसे हटाने के लिए जो उस पर आरोप लगे हैं वो आरोप उसे बताए जाएं कि आपको ये, आपके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है, इसके संबंध में अगर आप कुछ सफाई देना चाहें तो आपको मौका मिलता है, आप सफाई दीजिए। और कई स्पेशल केस ऐसे आते हैं जब उन पर जो आरोप लगे होते हैं ऐसे गंभीर होते हैं कि उनमें जांच करने के जो अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। उन मामलों में राष्ट्रपति या राज्यपाल डायरेक्ट उन्हें निष्कासित करते हैं। देखिए उसके बाद आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस प्रकार से किया जा सकता है ये बताया गया है आर्टिकल 312 में। जब मूल हमारा संविधान था उसमें केवल आईएएस और आईपीएस ये पोस्ट थी, लेकिन आईएफएस को बाद में जोड़ा गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को बाद में जोड़ा गया 1966 में। और किस प्रकार से किसे अधिकार दिया गया है नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का, ये जिक्र आर्टिकल 312 में किया गया है। आर्टिकल 312 में ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। मतलब आपको ये है कि अगर आईएफएस का गठन करना था तो ये किस प्रकार से हुआ? क्या संसद ने कानून बनाया हो गया? नहीं। इसके लिए सबसे पहले राज्यसभा में 2/3 से एक कानून पास करना होता है। उस कानून के द्वारा संसद को अधिकार मिल जाता है कि अब आईएफएस का गठन आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिंपल तौर पर कि आगे फ्यूचर में एक और अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है XYZ का, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले तो ये प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा ने अनुमति दे दी है कि अब XYZ नाम का जो अखिल भारतीय सेवा है इसको आप गठित कर सकते हैं। अब ये लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो इसका गठन हो जाएगा। तो वही बात आर्टिकल 312 में लिखी गई है कि अगर राज्यसभा को लगे कि देश हित में या देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, तो राज्यसभा संसद को अधिकार दे देती है। किसके द्वारा? एक संकल्प पारित करके 2/3 बहुमत अर्थात स्पेशल मेजॉरिटी से एक कानून पास करने के बाद संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो अब कानून इस पर बना सकती है। ठीक है, आईएएस और आईपीएस ये तो हमारे मूल संविधान में ही इसका जिक्र है, इनका सृजन हुआ है। लेकिन आईएफएस का जो स्थापना हुई है 1966 में हुई है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आर्टिकल 313। आर्टिकल 313 में कुछ संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका काम वर्तमान में नहीं है और ये पूछा भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले ही लोक सेवाओं का जन्म हो चुका था। तो आज़ादी से पहले जो लोक सेवाएं थी उनके जो नियम कानून थे, उनके नियम कानून आज की जो लोक सेवाएं हैं उनसे कुछ अलग हैं। उसी का जिक्र आर्टिकल 313 में किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि आज़ादी से पहले लोक सेवाएं जो थी इनके नियम कानून अगर हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है उनसे मेल खाते हैं तो इन्हें अपना लिया जाएगा। और जितना मेल नहीं खाते हैं, जहाँ तक ये मेल नहीं खाते हैं अर्थात जो नियम हमारे संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अर्थात उन्हें कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाएगा, वो अस्थायी रूप से होंगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आज़ादी से पहले जो लोक सेवाएं थी उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है वो वही है जो हमारे आज संविधान में लिखा हुआ है, तो उसे अपना लिया जाएगा। मगर कार्यकाल से संबंधित जो पहले प्रावधान थे वो आज के प्रावधान से अगर मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें अस्थायी तौर पर तो अपना लिया गया है, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें हटा दिया जाएगा और कार्यकाल वही होगा जो हमारा संविधान निश्चित करेगा। तो ये आर्टिकल 313 में ये कहा गया था कि कुछ संक्रमणकालीन उपबंध हैं वो अस्थायी तौर पर अपना लिए गए हैं, लेकिन समय के साथ वो समाप्त कर दिए जाएंगे।
तो ये आर्टिकल 313 था और आर्टिकल 314 को हटा दिया गया है। आर्टिकल 314 को हटा दिया गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 से 323 तक। तो लोक सेवा आयोग में सबसे इम्पोर्टेंट है केंद्र की लोक सेवा आयोग अर्थात संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। उसके बाद राज्यों की लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वो भी आपको पढ़ना है। ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, देख लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।